हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 25 जून 2024 को जो बिहार का बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के लिए हमें यहाँ पे पैसेज दिया है। इस पैसेज को वीडियो पॉज करके आप पढ़ें। मैं इसका एक समरी बता देता हूँ हिंदी में आपको, ताकि समझ में आ जाए। यह जो पैसेज है एलेक्स नाम के एक लड़के के संघर्ष और सफलता की कहानी है। वह पहले 3 मील दूर मूर स्कूल था, वहाँ पे जाता था। लगभग 6 मील आना जाना उसका रहता था। पढ़ाई में वो तेज़ था, लेकिन पारिवारिक तंगी के कारण उसे 15 साल की उम्र में शिपिंग कंपनी में काम करना पड़ा। बाद में 1901 में वसीयत का हिस्सा मिलने पर वह दोबारा मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्कूल लौट पाया। तो हमारा पहला प्रश्न है, डैश एंड एट 12 द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर मूर स्कूल डैश दिस इन द कंटेक्स्ट मीन्स दैट चिल्ड्रेन वेयर। तो इसके आंसर के लिए आप पैसेज देखिए। पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ही वॉज ए क्विक स्टूडेंट एंड एट 12। तो यहाँ पे जो एंड एट 12 है, इसके पहले का क्या था? ही वॉज ए क्विक स्टूडेंट एंड एट 12 द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर मूर स्कूल ही वॉज सेंट टू मर्किल अकेडमी। तो ये जो लाइन है ये स्पष्ट करती है कि मूर स्कूल में पढ़ने की अधिकतम उम्र सीमा जो अपर एज लिमिट है वो 12 वर्ष थी। जैसे ही कोई बच्चा 12 वर्ष का होता था उसे वह स्कूल छोड़ना पड़ता था। इसलिए एलेक्स को 12 वर्ष की उम्र में मर्किल एकेडमी भेज दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउड टू रिमेन इन द स्कूल ओनली अप टू द एज ऑफ 12। तो यहाँ 12 साल तक ही कोई बच्चा स्कूल में रह सकता था। नेक्स्ट है, द वर्ड लीगेसी इन द कंटेक्स्ट मीन्स। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट बोला है, तो सबसे पहले हम पैसेज देखते हैं। पैसेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन 1901 ही रिसीव्ड अ शेयर इन अ लीगेसी विच मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू रिटर्न टू स्कूल। यहाँ लीगेसी का अर्थ है पैतृक संपत्ति, वसीयत या उत्तराधिकार में मिलने वाले धन से है। अंग्रेजी में इसका सटीक पर्यायवाची होता है इनहेरिटेंस या बिक्वेस्ट। ये ध्यान रखना है इस लेगेसी के बारे में। अब देखिए हमारा जो आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनहेरिटेंस। यानी कि एक अगर आपको कोई पूछे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि लीगेसी का सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पे जो लीगेसी का सिनोनिम होगा हमारे पैसेज के अनुसार वो होगा इनहेरिटेंस। इसका एक और सिनोनिम होता है, ये भी याद रख सकते हैं, बिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एलेक्स ट्रेक्ड डैश माइल्स एवरी डे टू अटेंड मूर स्कूल। तो देखिए इसके लिए पैसेज देखते हैं। पैसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलेक्स लर्नड ए गुड डील अबाउट नेचर ड्यूरिंग दैट 3 माइल डाउन हिल हाइक टू स्कूल एंड द 3 माइल अप हिल रिटर्न ट्रिप। यानी 3 माइल जाने में और 3 माइल आने में, तो उसे लगभग कितना 6 मील चलना पड़ता था रोज़। तो वही हमारा प्रश्न में पूछा है कि एलेक्स ट्रेक्ड माइल्स एवरी डे। तो एवरी डे कितना चलता था? 6 माइल। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे 3 माइल टिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 3 मील जाने में और 3 मील आने में। ही वॉज ए क्विक स्टूडेंट दिस मीन्स दैट एलेक्स, वह एक क्विक स्टूडेंट था। तो यहाँ पे क्विक का मतलब क्या है? क्विक का मतलब यह नहीं है कि वह शारीरिक रूप से तेज़ दौड़ता था, या बल्कि इसका अर्थ यह है कि वो मानसिक रूप से तीव्र था और चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता था। इसलिए इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा फास्ट लर्नर या इंटेलिजेंट लर्नर। तो हमारा ऑप्शन में दिया है वाज ए फास्ट लर्नर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ही वाज ए क्विक स्टूडेंट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? एलेक्स वाज ए फास्ट लर्नर के। दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा। क्विक का मतलब होता है विटेड, शार्प, एप्ट या ब्राइट। क्विक का प्रयोग केवल गति के लिए नहीं बल्कि मानसिक क्षमता के लिए भी होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, एलेक्स बिकम रिच डैश। तो देखिए इसके लिए हम पैसेज देखते हैं। पैसेज में हमारा जो लास्ट वाला है यहाँ से पढ़िए। व्हेन ही वाज 15, यानी जब वो 15 साल का था, ही ऑब्टेन्ड अ जॉब इन शिपिंग कंपनी। गुड फॉर्च्यून हाउएवर वाज ऑन हिज साइड एंड ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी। और बाकी ये इन 1901 he received a share in a legacy which made it possible for him to return to school. He decided to study medicine. तो इस भाग में स्पष्ट है कि 15 वर्ष की उम्र में गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने शिपिंग कंपनी में
काम किया, लेकिन 1901 में उसकी किस्मत फिर से बदल गई जब उसे वसीयत में उसका हिस्सा मिला, जिससे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया और दोबारा मेडिसिन की पढ़ाई के लिए शुरू कर सका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, बाय रिसीविंग शेयर इन लीगेसी। एलेक्स कैसे रिच हुआ? तो उसे पैतृक संपत्ति में उसका अपना हिस्सा मिला, उसके वजह से वो रिच हो गया। नेक्स्ट है, श्याम डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैड वॉच्ड। यह वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल पास्ट एक्शन नियम पर आधारित है। जब भूतकाल में दो कार्य एक के बाद एक समाप्त होते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 लगता है, और जो कार्य बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, रिव्यू पढ़ने यानी जो ये हमारा है रीड द रिव्यू से पहले श्याम मूवी देख चुका था, तो हम क्या लिखेंगे? श्याम हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द इंटरव्यू, या इसको रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रेड। तो यहाँ हमारा कौन सा एक्शन है? फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 बिफोर, सेकेंड एक्शन जो कि पास्ट इन सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में होता है, ये हमारा नियम है। नेक्स्ट है, डिड ही जस्ट डैश मी अ लायर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉल। क्या उसने मुझे अभी झूठा कहा, इसका हिंदी में अर्थ होगा। यह वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो व्याकरण का सार्वभौमिक नियम है कि जब भी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो जाता है तो उसके बाद आने वाली मुख्य जो क्रिया है, मेन वर्ब है, हमेशा अपने मूल रूप यानी कि बेस फॉर्म V1 में होती है। इसलिए कॉल्ड के बजाय यहाँ पे क्या होगा? कॉल होगा, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि भूतकाल की है तो डिड के साथ कॉल्ड लगा दे, जो पूरी तरीके से गलत है। हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, इट गिव्स हिम इमेंस प्लेजर डैश हर टू द प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू इनवाइट। इस वाक्य में टू इन्फिनिटी 2 प्लस V1 की बनावट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इट गिव्स हिम प्लेजर, ऑनर, जॉय टू डू समथिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लेजर टू हर टू इनवाइट हर टू द प्रोग्राम। यह एक स्टैंडर्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर है। यहाँ प्लेजर के बाद उद्देश्य या कारण बताने के लिए टू इनवाइट का प्रयोग व्याकरण रूप से हम बिल्कुल शुद्ध होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड विच मीन्स स्मॉल ब्रांच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्विग। तो हमें बताना है स्मॉल ब्रांच को क्या कहते हैं, तो ट्विग कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला प्रश्न है। ट्विग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल ब्रांच, पेड़ या झाड़ी की सबसे छोटी और या फिर पतली टहनी को हम बोलते हैं ट्विग। बिट क्या होता है? ये किसी चीज़ का छोटा टुकड़ा को बोलते हैं बिट। स्टिक का मतलब क्या होता है? लकड़ी की छड़ी या डंडा बोल सकते हैं इसको। लॉग का मतलब क्या होता है? पेड़ का कटा हुआ बड़ा भारी तना, या इसे लट्ठा बोल सकते हैं, लॉग। नेक्स्ट है हमारा द सिनोनिम ऑफ फ्रेंडली। फ्रेंडली का हमें पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एमिएबल। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? मिलनसार होता है, इसका मतलब मिलनसार या फिर मित्रवत। तो एमिएबल इसका अर्थ भी क्या होता है? स्नेही, सुशील या मिलनसार होता है। तो ये इसका सटीक सिनोनिम हो जाएगा। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। यह इसका क्या है? एंटोनिम है। फ्रेंडली का क्या है? ये एंटोनिम है। ऐसा अगर पूछता तो हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे रूट वर्ड पे हमें ध्यान देना है। रूट वर्ड पे अगर आपको पता है तो एमी या एमो, ये जो है एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है लव या फ्रेंडशिप। तो जब भी ये दिखे एमी या एमो, इसका मतलब लव या फ्रेंडशिप होता है। जैसे कि अमिटी, अमिटी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है
मित्रता। फिर एमिकेबल, एमिकेबल इसका अर्थ क्या होता है? शांतिपूर्ण या मित्रवत, सौहार्दपूर्ण भी बोल सकते हैं इसको। फिर एक होता है एमिएबल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टोमेटो इज़ हाईली डैश कोमोडिटी एंड वेदर वल्नरेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो बहुत जल्दी सड़ या गल जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि फल, सब्जी, दूध। तो टमाटर क्या है? एक कृषि उत्पाद है जो मौसम की मार यानी कि वेदर वल्नरेबिलिटी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसके लिए सबसे हमारा उपयुक्त जो एडजेक्टिव होगा वो होगा पेरिशेबल। यहाँ पे आप देखिए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही महंगा। एग्जॉर्बिटेंट और डियर, ये तीनों का अर्थ लगभग एक ही होता है, महंगा। डियर मतलब भी महंगा होता है, वो वाला डियर नहीं है ये। और एग्जॉर्बिटेंट का मतलब भी बढ़ा चढ़ाकर दाम वाला महंगा। तो ये क्या है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक्सपेंसिव, डियर और एग्जॉर्बिटेंट में कि टमाटर बहुत ही महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे वेदर वल्नरेबिलिटी की वजह से पेरिसेबल हमने चुना है, पेरिसेबल कमोडिटी, यानी कि ये जल्दी से सड़ जाने वाले माल है। नेक्स्ट है दोज पीपल हैव डैश मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अ लॉट ऑफ मनी। दोज पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसके साथ देखिए अंग्रेजी व्याकरण में मात्रा या संख्या की अधिकता दिखाने के लिए दो वाक्यों का शुद्ध प्रयोग होता है। मैं उसे यहाँ पे पूछ करके लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। तो ए लॉट ऑफ नाउन, ए लॉट ऑफ प्लस नाउन, और एक होता है लॉट्स ऑफ प्लस नाउन। तो जो दिया गया विकल्प में ए लॉट ऑफ है, इसके बाद ऑफ नहीं है, ये इसको देखिए इसमें ऑफ नहीं है, और लॉट्स ऑफ के बाद यहाँ पे भी विकल्प में है, लेकिन मानक और औपचारिक तौर पर हम क्या प्रयोग करते हैं? ए लॉट ऑफ को प्राथमिकता देते हैं। मच का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। जैसे आई डोंट हैव मच मनी, तो उस केस में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक वाक्य होने के कारण हम क्या करेंगे? अ लॉट ऑफ मनी, द पीपल हैव लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है मेक हेस्ट लेस्ट डैश लेट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुड गेट लेट। तो जब भी कंजक्शन का यह एक फिक्स्ड नियम है कि लेस्ट, जिसका अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, या इस डर से कि, के बाद आने वाले क्लॉज में हमेशा शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेस्ट अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है, इसलिए इसके साथ दोबारा नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः शुड गेट हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। कुछ लोग शुड नॉट गेट लगा देंगे, जो कि गलत है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, लेस्ट का क्या मतलब होता है? ये होता है ऐसा न हो, ऐसा न हो कि, या इस डर से कि, इस डर से कि, और इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, शुड। मेक हेस्ट, ये जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा नो लॉस एक्रूड डैश मी फ्रॉम दिस ग्रोसरी शॉप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू। यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रश्न है। क्रिया जो एक्रू यहाँ पे हमारा दिया है, वर्ब दिया है, इसका अर्थ होता है प्राप्त होना, संचित होना या किसी के हिस्से में आना। प्राप्त होना या फिर संचित होना या फिर किसी के हिस्से में आना। तो इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कोई लाभ या हानि प्राप्त हो रही हो। तो सम, जैसे कि एग्जांपल के लिए समथिंग एक्रूज टू समवन। तो नो लॉस एक्रूड टू मी फ्रॉम दिस ग्रोसरी शॉप। इस किराने वाले दुकान से मुझे किसी तरीके का हानि कभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा द हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द हाउस वाज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन। जब केवल दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के मध्य की स्थिति को दर्शाना हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ रिवर और रेलवे स्टेशन कुल दो निश्चित स्थान है, इसलिए यहाँ बिटवीन का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। और एक चीज़ याद रखना है कि जब भी द एंड आए तो वहाँ पे बिटवीन लगा देना है, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 जनरल हिंदी का। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए।
तो यह गद्यांश साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और समाज के नव निर्माण व संस्कारों को बचाने में साहित्य की भूमिका सबसे मुख्य होती है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि साहित्य और समाज का संबंध कैसा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अटूट। इसका आंसर देखिए गद्यांश में हमारा कहाँ पे दिया है, तो साहित्य किसी भी समाज, देश और राष्ट्र की नींव है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। एक यहाँ पे भी है कि समाज और साहित्य का अटूट संबंध है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी, अटूट। नेक्स्ट है समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय है। आप पैसेज को देखिए, यहाँ पे समाज के नव निर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, साहित्य समाज का क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्पण कहलाता है। आप गद्यांश को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साहित्य जो है समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दर्पण। नेक्स्ट है साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देती है, तो पैसेज देखते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखिए साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। नेक्स्ट है प्रस्तुत अवतरण क्या दर्शाता है, तो जो प्रस्तुत अवतरण है इसका जो मुख्य केंद्रीय भाव है वो है साहित्य एवं समाज का संबंध। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। सरोज शब्द दो भाग से बना है, एक है सर, सर का मतलब होता है तालाब, और दूसरा बड़ा है ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो अर्थात तालाब में जन्म लेने वाला को बोलते हैं सरोज यानी कि कमल। रश्मि का मतलब होता है किरण, अंशु या मयूख। भानु और भास्कर ये दोनों ही सूर्य, दिनकर या रवि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा इनमें से देशज शब्द नहीं है, तो कौन से इसके देशज शब्द नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। डॉक्टर यह एक विदेशी या अंग्रेजी शब्द है, इसलिए यह देशज नहीं है। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है और जो स्थानीय बोलचाल या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, दातुन। तो ये क्या है, तीनों ये देशज हैं, ये क्या है, विदेशज है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ज्येष्ठ इसका अर्थ होता है आयु में या पद में बड़ा होना, और कनिष्ठ का अर्थ होता है आयु या पद में छोटा होना। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, निकृष्ट होगा। अग्रज का विलोम होगा अनुज। अग्रज का मतलब बड़ा भाई, अनुज का मतलब छोटा भाई। नेक्स्ट है गजानन में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समाज। देखिए समास विग्रह में गज मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी के समान आनन यानी मुख, तो ऐसा व्यक्ति जिसका मुख जो है हाथी के समान है तो वो है गणेश जी। तो यानी कि बहुब्रीहि समास का जो नियम है कि जिस समास में कोई भी पद पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न होकर किसी तीसरे बाहरी अर्थ या विशेष संज्ञा, जैसे कि यहाँ पे गणेश जी की ओर संकेत करता है, वहाँ हमें बहुब्रीहि समास मिलता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गणना निश्चित होती है, जैसे कि दोहा, चौपाई, सोरठा। वर्णिक छंद जिनमें वर्णों यानी अक्षरों की संख्या और क्रम निश्चित होता है, जैसे सवैया या इंद्रवज्रा। मुक्तक छंद जो वर्ण और मात्रा के बंधन से पूरी तरह मुक्त होते हैं, जैसे कि आधुनिक कविताएं जो हैं वो मुक्तक छंद में आती हैं। ये ध्यान रखना है कि छंद के प्रणेता कौन है, तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना एक अत्यंत प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी साधारण सी बात को
अपनी तरफ से कुछ चटपटा या बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के सामने पेश करना, ताकि बात और रोचक या भड़काऊ बन जाए। जैसे कि वाक्य अगर आपको प्रयोग करने के लिए बोल दे तो इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि रीता की आदत है कि वह घर की छोटी सी बात को भी बाहर नमक मिर्च लगाकर बताती है। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा अलग है और राष्ट्रभाषा अलग है। तो हमारे संविधान में राजभाषा टर्म यूज किया गया है, राष्ट्रभाषा टर्म नहीं यूज किया गया। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, तो हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर राजभाषा पूछे तो वो है, ठीक है, वो 343(1) में इसका वर्णन है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप में से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा होगा तो लगभग हर एक ऑर्डर जो है हिंदी में भी पारित होता ही है, इंग्लिश के साथ साथ। नेक्स्ट है, गोदान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। गोदान उपन्यास हमारे सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध पूर्ण उपन्यास है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह भारतीय कृषक जीवनी, गरीबी और शोषण का एक जीवंत दस्तावेज है। इसके मुख्य पात्र कौन थे? होरी और धनिया। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख रचनाओं को याद रखना है, जैसे कि गबन, ये भी पूछ सकता है, कर्मभूमि, कर्मभूमि पूछ सकता है, रंगभूमि, सेवा सदन। उसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे हैं, इनका इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी जो रचना थी वो थी पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा। महादेवी वर्मा, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी एक रचना है यामा। नेक्स्ट चलते हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है धीरे धीरे, यह एक क्रिया विशेषण है। वाक्य में जो लिखने वाला जो प्रक्रिया है ये एक क्रिया है। धीरे धीरे जो शब्द है इसे लिखने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे लिखता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यह एक कैसा विशेषण है? क्रिया विशेषण है। यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बाकी इसके उदाहरण और आप याद रख सकते हैं कि जैसे वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो तेज है वो क्रिया विशेषण है। श्याम अचानक गिर पड़ा, तो यहाँ पे जो अचानक है वह क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र। यह एक गुण संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब यहाँ पे होगा, प्लस या आ के बाद यदि ई या बड़ी ई आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। तो यहाँ पे है और यहाँ पे बड़ी इंद्र है, बड़ी छोटी ई है, तो प्लस ई मिल के हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। उसी तरह आप सुर जोड़ इंद्र, सुर जोड़ इंद्र लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा सुरेंद्र। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेक्शन 3 पे। इसमें हम रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 31 से 32 के लिए, निम्न में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसका पहले स्थानीय मान लिखते हैं। डी का 4, F6, K11, M13, P16, N14 और T20 भी 22। इसमें +2 का अंतर है, इसमें -2 का अंतर है, इसमें +2 का और इसमें भी +2 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें भिन्न चुनना था, अलग चुनना था। नेक्स्ट है CDE, C3 होता है, D4, E5, L12, N14, O15, R18, S19, T20, H8, I9, J10। इसमें कितने का अंतर है? +1, +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 बढ़ा है, इसमें भी +1, इसमें +1 बढ़ा है,
इसमें भी +1, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा है, यहाँ +2 है, 12 2 14 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो 15 6 4, इनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 15 + 6 + 4, ये कितना हो गया, 25। इसको जोड़ेंगे 6 + 8 + 7, ये हो गया 21। इनमें अंतर है कितना, -4 का। तो नेक्स्ट वाले में भी -4 का अंतर आना चाहिए। तो ये हो गया 2 + 6 + x बराबर, ये हो जाएगा 17। -4 कर रहे हैं हम, तो हमारे x क्या मिलेगा, 17 में से गया 8 बराबर 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप 1 से 100 तक, यानी 1 को शामिल करना है 100 को भी, सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार आप 4 अंक लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाले स्थान से शुरू करेंगे। इकाई के स्थान पर हमें कितनी बार 4 मिल रहे हैं ये देखते हैं। तो कौन कौन सा होगा, पहले 4 होगा, फिर 14 24 34 44 54 64 74 84 और 94। तो इसके 1 2 3 4 5 हम इकाई अंक का देख रहे हैं, 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना बार आया है, 10 बार आया है। आपको ध्यान रखना है कि हम इकाई अंक का देख रहे हैं, जब दहाई का देखेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अब दहाई के अंक के देखते हैं, दहाई के स्थान पर। तो दहाई वाला स्थान कहाँ से शुरू होगा, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। इसके बाद दाईं अंक पे कहीं भी 4 नहीं आएगा, आप सोच के देख लीजिए। अब इसको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसको काउंट कर लिए हम यहाँ पे, 5 6 7 8 9 10। तो इसमें भी कितना बार आया है, 10 बार। तो टोटल कितना बार हो गया, 10 + 10 20 बार। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा तो 15 मार्च 2008 का दिन कौन सा था। सबसे पहले तो हम वर्ष की पहचान करेंगे। तो ये क्या है, 2008 है। वर्ष 2008 क्या है, ये एक लीप ईयर है। यह एक लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि यह 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। जब 2008 में 4 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 502। इसलिए इसमें फरवरी महीना कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। कौन सा, फरवरी महीना। देखिए, तो हमें क्या करना है, कुल दिनों की गणना करनी है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम ईयर देख लिए, अब दूसरा पॉइंट, तो फरवरी में बचे हुए दिन बराबर कितना होगा, 29 टोटल दिन है, 25 यहाँ पे देखिए 25 बीत चुका है, तो कितना बचा, 4 दिन इसमें। फिर प्रश्न पूछा है मार्च के लिए, तो मार्च में कितना दिन होगा, मार्च के लिए होगा, मार्च इसमें होगा 15 दिन। तो कुल कितना हो गया, 4 + 15 19 दिन, 19 दिन। अब 19 दिन को क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 सप्ताह, 7 दूनी 14, बचेगा 5 शेष, तो 5 शेष दिन। अब हम क्या करते हैं शेष दिन का, तो 25 फरवरी को क्या था, सोमवार में हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे। तो सोमवार में 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार, उसमें एक और दिन आगे बढ़ेंगे तो बुधवार, तीसरे दिन शुक्रवार, चौथे दिन बृहस्पतिवार, चौथे दिन शुक्रवार और 5वें दिन शनिवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए, सेम तरीका है जैसे पहले किया था। 7, इसको देखते हैं ऐसे स्तंभ वाइज, मतलब कॉलम वाइज देखते हैं। तो 7 + 2 + 4 + 5, 7 2 9, 9 4 13 5 18 है। 8 + 3 + 1 + 6, 8 3 11 1 12 6 18 है। तो हमारा जो तीसरा कॉलम है 2 + 3 + 7 +, ये भी 18 के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, x है। तो 7 3 10 2 12, तो x बराबर 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
यदि 841 बराबर है 3 के, 633 बराबर है 5 के, 425 बराबर है 7 के, तो 217 किसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि पहला जो अंक है 8 है, इसमें 4 से भाग दे के 1 जोड़ दिया है। देखिए 8 भागा 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 बराबर 3, यहाँ पे 3 है। उसी तरह 6 भागा 3 प्लस 3, यह वाला 6 भागा 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। अब देखिए इसको देखते हैं, 4 भागा 2, 4 भागा 2 प्लस 5, तो ये हो गया 2 प्लस 5 बराबर 7, तो यहाँ पे 7 है। तो उसी तरीके 2 भागा क्या करेंगे 1 करेंगे, 2 भागा 1 प्लस 7, तो 2 प्लस 7 बराबर 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 12 30 के लिए, तो 12 में क्या किया है ये कि 12 बराबर लिखा है 3 गुने 4 और 30 को लिखा है 5 गुने 6। तो उसी तरह 20 को हम लिखेंगे 4 गुने 5। तो जो हमारा नेक्स्ट संख्या होगा, देखिए 4 में बढ़ गया है 5, तो ये 5 में बढ़ के हो जाएगा 6 और इसके आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 6 7 42, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 1 बढ़ा है, फिर यहाँ से 1 बढ़ा है, इसमें 1 बढ़ा है, फिर यहाँ से 1 बढ़ा है। नेक्स्ट है 53 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे 3 लोग दिया गया है, ए बी और सी। मान लेते हैं सी का जो हिस्सा है वो 100 रुपये है, तो बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी के लिए भी हमें मानना होगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको देखें, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले हैं, सी को मिला है 100 रुपये, तो बी को कितना मिलेगा 1 + 8 मिलेगा। अब आते हैं इस पे, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले हैं, तो बी को मिला है 1 + 8, तो ए को कितना मिलेगा 1 + 8 + 7। अब इसको जोड़ेंगे अगर तो 1 + 15 हो जाएगा, ये 1 + 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तीनों को कितना मिला है 53 रुपये, तो 1 + 15 + 1 + 8 + x बराबर 53, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 53 - 15 8 23, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 10। अब इसमें रख देते हैं x का मान 10, ये हो गया 18 और ये हो जाएगा 25, तो अनुपात क्या हो गया 25:18:10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो अब देखिए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। इस संख्या को देखिए, इस ब्लॉक को देखिए और इसको, तो ये जो 6 यहाँ पे, ये जो 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे आ गया, यानी कि ये 6 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये 6 आ गया है यहाँ पे, तब जाके हमें ये ब्लॉक मिला है। ये 7 आ गया है यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये 4 ये आ गया है यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये फिर ये 5 आ गया है इधर पे। ठीक है, तब जाके अब इस ब्लॉक को देखिए, ये 5 आएगा इधर, तो यहाँ 5 आ गया है, फिर ये 6 आएगा इधर, यहाँ पे 6 आ गया है, ये 7 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आ गया है, ये 4 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ गया है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को देखिए, इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ पे आना चाहिए, तो ये 4 हो गया, फिर ये 5 जो है यहाँ पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे 5 हो गया, ये 6 जो है यहाँ पे जाना चाहिए, तो ये 6 हो गया, और ये 7 जो है यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो 5 6 4 7, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, 5 6 4 7। a + b का मतलब a b की बहन है, a - b का मतलब a b का पिता है, a × b का मतलब a b का भाई है। यदि q + r - p × n - s, तो r का s से क्या संबंध है। तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं जैसा कि हमेशा एक ही मेथड यूज़ करता हूँ। सर्किल का मतलब क्या होता है, कोई महिला है या स्त्री है, फीमेल। इसका मतलब होता है कोई पुरुष है। इसका मतलब होता है कि विवाहित पति पत्नी है, वो लोग पति या पत्नी है। इसका मतलब होता है सिबलिंग्स है, यानी कि भाई बहन है, भाई
बहन का संबंध है और इसका मतलब होता है जेनरेशन गैप, जेनरेशन गैप यानी पीढ़ी का अंतर है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं अब खुद को लिखूँ और यहाँ पे मेरे पिता को, तो ये क्या दिखाएगा, जेनरेशन गैप दिखाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Q प्लस आर यानी A प्लस B का मतलब है A B की बहन है, तो Q प्लस आर का मतलब है Q R की बहन है। तो Q जो है R की बहन है, बहन के लिए हम क्या करेंगे, गोल कर देंगे सर्किल से। अब देखिए R माइनस पी, R माइनस पी का मतलब क्या है, A माइनस बी का मतलब है A B का पिता है, तो R माइनस पी का मतलब है R P का पिता है। तो ये P हो गया और ये मेल होगा, पिता है तो। फिर P गुणे N, P गुणे N का मतलब क्या है कि A गुणे B का मतलब है A B का भाई है, तो P N का भाई है, तो P N का क्या हो गया, भाई हो गया। अब देखिए N माइनस एस, N माइनस एस यानी A माइनस बी का मतलब है A B का पिता है, तो N इसका पिता है, तो N इसका क्या हो गया, पिता हो गया। इसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो लड़की है या लड़का है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि R का S से क्या संबंध है, ये है R का बेटा है, क्या है, N जो है R का बेटा है और उसका कोई संतान है S, बेटा या बेटी हो सकती है, यानी कि R जो है इस S का क्या लगेगा, दादा लगेगा, इसके पापा का पापा दादा लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ये सिग्मा एफ एन लिखा है तो ये गलत है, ये सिग्मा एक्स लिखा है ये भी गलत है, ये सिग्मा एफ एक्स तो ऊपर सही है लेकिन यहाँ पे एन होना चाहिए, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। यहाँ पे एफ क्या है, एफ जो है प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति है। एक्स क्या है, ये वर्ग चिन्ह होता है, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु होता है, वर्ग चिन्ह। उसके बाद एन क्या है, एन प्रेक्षण की कुल संख्या है और उसके बाद आप सिग्मा जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो आवृत्ति और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानाश्रित औसत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माध्यिका। माध्य क्या है, सभी मानों का योग बटा में मानों की संख्या, यानी सभी मानों पर निर्भर करता है। माध्यिका क्या है कि यह एक क्रमबद्ध डेटा सेट का मध्य मान होता है, यानी स्थिति पर ये निर्भर करता है, यानी स्थान पे आश्रित है। स्थानाश्रित मतलब स्थान पे आश्रित है, तो कौन है, माध्यिका है। बहुलक क्या है, तो बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले मान को बोलते हैं, तो ये आवृत्ति पर निर्भर है। देखिए ये है आवृत्ति पर निर्भर, माध्यिका है स्थिति पर निर्भर और मध्य जो मान है ये सभी मानों पर निर्भर करता है। प्रसार क्या है, तो ये उच्चतम और न्यूनतम मानों के बीच का अंतर है, तो ये चरम मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थान पे निर्भर करने वाला माध्यिका। नेक्स्ट है, प्रवाह का संबंध नदी से उसी प्रकार से है जैसे स्थिर का संबंध है तालाब से। जैसे कि प्रवाह नदी में पानी बहता है, उसी प्रकार स्थिर है, यानी तालाब में पानी क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट है, ओजाइव अनुमान लगाने में सहायक नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुलांक। यदि कवर को इस तरीके से और स्टिंड को इस तरीके से लिखा जाता है तो प्लेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कवर का लिखते हैं पहले C3O15 V22 E5 R18। कवर को देखिए तो ये 18 है, ये 5 है, ये 22 है, ये 15 है और ये लास्ट वाला 3 है। तो ये 18 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे, 22 बीच में, 5 इस ऐसे और 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब स्टिंड को लिखते हैं तो S19 T20 I9 N14 D4। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो D4 होगा, ये होगा 14, बीच में 9, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 19, यानी 4 14 9 20 19, 4 14 9 20 19। तो हमें वैसे ही क्या करना है, प्लेट का लिखना है। प्लेट का P होगा 16, L12 A1 T20 E5। तो 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 16 यहाँ पे जाएगा, फिर 20 यहाँ पे आएगा, फिर 12 यहाँ पे जाएगा और 1 ही बीच में आएगा। तो 5 20 1 12 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46 का ए। नेक्स्ट है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है,
तो हमें बताना है ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना हमें, ये दिया है 2:3 और बी अनुपात सी हमें कितना दिया है, ये दिया है 4:5 दिया है। हमें निकालना है ए बी सी। तो देखिए 3 और 4 इनको बराबर करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8, 12 और ये 12, 15। तो ये 12 ऑलरेडी है यहाँ पे 15, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 8, 12 और 15। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरा तरीका जो बनाने का है इसको, ये क्या है गोल से अगर दिखाएंगे तो ये है महिला, स्क्वायर से दिखाएंगे तो ये है पुरुष, इसका बराबर का चिन्ह दिखाएंगे तो ये है विवाहित जोड़े यानी कि पति या पत्नी आपस में जुटेंगे। एक लाइन से दिखाएंगे तो इसका मतलब है भाई बहन, सिबलिंग्स, भाई बहन। और ये दिखाएंगे एक लाइन वर्टिकल तो ये होगा जनरेशन गैप, यानी एक पीढ़ी का अंतर दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। व्यक्ति ने महिला से कहा, मान लेते हैं हमारी महिला, यहाँ पे एक महिला बना देते हैं, ये हो गई महिला, ठीक है। अब इस महिला का व्यक्ति कह रहा है महिला से कि तुम्हारे भाई का, यानी इसके एक भाई बना देते हैं यहाँ पे, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, इसके भाई का इकलौता बेटा यहाँ पे बना देते हैं, मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति है, ये है व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति जो महिला से बकैती कर रहा है। तो ये व्यक्ति की एक पत्नी होगी, शादी किया होगा ये, और ये पत्नी कौन है, तो ये पत्नी इस बेटे की बहन है, मेरी पत्नी का भाई है। तो व्यक्ति कह रहा है कि इसके पत्नी का भाई कौन है, ये है। अब पूछ रहा है प्रश्न कि तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। तो देखिए ये पत्नी जो है ये क्या होगी, भाई इसका जो होगा, मतलब ये आपस में भाई बहन है, तो ये क्या होंगे, पिता होंगे ये। और ये क्या है, बुआ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न हिंदी में ऑप्शन जो दिया था वो चाची दिया था, हालांकि चाची नहीं होना चाहिए, बुआ सीधा लिख सकता था, लेकिन इंग्लिश में बुआ को भी आंट ही बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में सर्च को GITWU लिखा जाता है, तो लाइट को उस भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए सर्च S19 U21 R18 G7 E5 G7 I9 T20 W23 U21। तो 19/7 26, 21/5 26, 21/9 30, 23/7 30 और 18/20 38, ऐसा संबंध हमें दिख रहा है। तो लाइट का करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि ये 7 जो है ये इस 5 7 जुड़ा है आपस में, कितने इंक्रीमेंट हो रहा है +2 का, ये 19 2 21 हुआ है +2 का, फिर ये 21 2 23 हुआ है +2 का, 7 2 9 हुआ है +2 का और 18 2 20 हुआ है +2। उसी तरह हम लाइट का लिखेंगे L12 I9 G7 H8 T20। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का अंतर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9। तो V होता है 22, J 10, I 9, K 11, N 14। तो VJIKN ऑप्शन हो गया हमारा D। नेक्स्ट है, यदि A का अर्थ प्लस, B का अर्थ माइनस, C का अर्थ गुणे और D का अर्थ भाग है तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। तो देखिए व्यंजक हमारा है 35A, A का मतलब प्लस है, 25B, B का अर्थ है माइनस, 12 C का अर्थ है गुणे 25, D का अर्थ है भागा 5। तो 25 हो जाएगा, ये 35 25 हो जाएगा 60 और ये 12 5 60, 60 में से 60 गया 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया है, जो कोने पर हमारा संख्या दिया है, इनको आपस में जोड़ दो, 9 + 4 + 6 9 4 13 6 19, और इसमें 2 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा
38 जो कि इसके बराबर है। उसी तरह हम करेंगे 8 + 11, 8, 11 और 9, तो 11, 9, 20, 8, 28, 28 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 56 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह इसके लिए भी करेंगे तो 12 + 11 + 13, तो 12, 11, 33, 33 3, 12, 11 सॉरी 23, 23 3, 26, 26 और 10, 36, 36 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 72, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, यदि 16/4 बराबर 74 है, 21/7 बराबर 33 और 81/9 बराबर 99, तो 55/5 यहाँ पे 5 होगा एक्चुअली, 55/5 बराबर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए पहला अंक बराबर क्या होगा, पहली संख्या के अंकों का योग, और दूसरा अंक बराबर होगा भागफल। तो पहली देखिए 6 एक जोड़ दिया है, कितना हो गया है, 7 हो गया है, और 4 में भाग दिया है कि तो ये 4 का 16 में 4 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह 2 एक जोड़ दिया है तो ये 3 हो गया है, और 21 में हमने 7 से भाग दिया है तो हमें 3 भागफल मिल गया है यहाँ पे। उसी तरह 8 एक 9 यहाँ पे जोड़ दिया है, और फिर 81 में 9 से भाग दे दिया है तो यहाँ पे हमें 9 मिल गया है। उसी तरह क्या करेंगे, 5 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और फिर 55 में 5 से भाग दे देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 10, 11, तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में प्लेयर को इस तरीके से रूप में कोटित किया गया है, तो ऑप्शंस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए प्लेयर को P16, L12, A1, Y25, E5, R18, 6, 2, 8, 1, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 8, 27 के साथ हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7, 77। तो 119 है, अगर इसमें हम क्या जोड़ें, 42 अगर जोड़ दें तो 7, 2, 9, 7, 4, 11, 119 आ जाएगा। ऑप्शंस को देखते हैं करके, O15, P16, T20, I9, O15, N14, S19, तो 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 29, 9, 38, 38 के 8 हासिल 3, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 108, 108 में हम क्या करते हैं, 42 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमारा जो संख्या दिया है 1, 2, 3, 7, 22, देखिए इसमें हुआ क्या है कि इस 1 और 2 को आपस में गुणा करके, ये 1 और 2 को आपस में गुणा करके +1 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया है, 3 के बराबर मिल गया है। अब क्या करेंगे, इस 2 और 3 को आपस में गुणा करके +1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 × 7 में 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 22। अब हम क्या करेंगे कि 7 × 22 + 1 कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 155, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा बी आंसर। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 और 27 का पहले अंतर निकालेंगे, ये कितना होगा, 22 होगा। 27 और 61 का निकालेंगे, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 हो जाएगा। फिर 61 22 का निकालेंगे तो ये 61 होगा। 213 में से 122 जाएगा तो ये होगा 91। 340 में से 213 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 127, और 509 में से 340 घटाएंगे तो ये होगा 169। चूँकि हमें इसमें अंतर पता नहीं चल पा रहा है कि क्या पैटर्न मिल रहा है, तो फिर से दोबारा घटाएंगे। तो 24 में से 22 जाएगा तो ये होगा 12। फिर 61 में से 34 जाएगा तो कितना होगा, ये 11 में से 4 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27। फिर 61 में 91 में 61 घटाएंगे तो 30। फिर 127 में 91 घटाएंगे तो ये मिलेगा 36। फिर 169 में 127 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 42। तो अब पैटर्न देखिए ध्यान से, 42, 36, 30, 6 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें 6 नहीं बढ़ रहा है। अगर हम 27 को रिप्लेस कर दें और यहाँ पे हम रख दें क्या, 24 रख दें। अगर 5 27 को रिप्लेस कर दिया 24, 61, 122, 213, 340, 509। अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो ये कितना होगा, ये डिफरेंस होगा 19 का, इसके बीच का डिफरेंस होगा 37, इसके बीच का डिफरेंस होगा 61, 91, 127, और ये हो गया हमारा 169।
अब इनके बीच का फिर से डिफरेंस निकालिए, तो ये कितना हो गया 18, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 30, ये हो गया 36 और ये हो गया 42। यानी कि गलती कहाँ पे था, तो ये 27 में गलती था, क्योंकि उसको हमने रिप्लेस किया 24 से, तो हमारा पैटर्न क्या मिला है, +6 का डिफरेंस मिल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है सेक्शन 4 सामान्य जागरूकता। पहला प्रश्न है कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग है, क्या उपयोग है उसका। ऑप्शन सी, पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब हम नमक खाते हैं तो इसका क्लोराइड आयन हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में मदद करता है। यह HCl पेट के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो भोजन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करने और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पेट में निकलने वाले जो गैस्ट्रिक जूस है उनका pH मान लगभग कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। यदि शरीर में HCl की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, जिसे दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलियम नामक कवक को आमतौर पर ब्लू ग्रीन मोल्ड या ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसके बीजाणु जो है वो हरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। यह मुख्य रूप से सड़ते हुए फलों, ब्रेड और पनीर पर उगते हैं। नेक्स्ट है MDT का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग के लिए। इंग्लिश में इसे लेप्रोसी बोलते हैं। MDT का फुल फॉर्म क्या होता है, MDT इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, लेप्रोसी के लिए करते हैं। यह चिकित्सा पद्धति कुष्ठ रोग या हैंसन डिजीज भी कहते हैं, इसके इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाई गई है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है, तो डैप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाइजीमाइन जैसी दवाओं का इसमें मिश्रण होता है। जो कुष्ठ रोग है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। आप इसको याद रख सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इस जीवाणु से ही होता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। पीने के पानी में आर्सेनिक की लगातार अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। इसमें पैरों के निचले हिस्से की रक्त वाहिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे त्वचा का रंग काला पड़ जाता है और अल्सर या गैंग्रीन होने का खतरा बढ़ जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी इलाकों में भूजल में आर्सेनिक की प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, खास करके बिहार और पश्चिम बंगाल में। बाकी आपको कुछ याद रखना है, जल जनित रोगों की महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं वो कि पारा प्रदूषण से क्या होता है, तो मीनमाता रोग होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है मीनमाता रोग। उसके बाद कैडमियम की वजह से क्या रोग होता है, इटाई। उसके बाद है नाइट्रेट प्रदूषण एक होता है, वो भी ध्यान रखना है। इसके वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चूँकि ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, इसलिए इसे मापने के लिए इस इकाई का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है। इसमें जो हमारा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना दूरी होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर ये होता है। दूसरा फैक्ट याद रख सकते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वह है पारसेक। पारसेक में एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितना होता है प्रकाश वर्ष, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दूसरा आप विकल्प जो है ध्यान दीजिए, वेबर यहाँ पे लिखा है, तो ये चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। एंगस्ट्रॉम किसका है, तो ये तरंग दैर्ध्य का मापक है, 1 एंगस्ट्रॉम
बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो लक्स है यह इल्यूमिनेंस या फिर प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता का माप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गैर धात्विक गुण। विद्युत ऋणात्मकता किसी रासायनिक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसमें जो आप देखिए जो लॉजिक है वो ये है कि जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे उतने ही अधिक अधात्वी यानी कि गैर धात्विक होते हैं। आवर्त सारणी में अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, अतः यह गैर धात्विक गुणों का सीधा माप है। नेक्स्ट है साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस किसका होता है, तो ये होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु को इस लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका एक बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। बाकी अवतल लेंस तो ये निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। बेलनाकार लेंस ये अबिंदुकता यानी एस्टिग्माटिज्म को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है किसके द्वारा, तो ये उत्सर्जन के द्वारा होता है। शरीर की कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया को उत्सर्जन या फिर एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग कौन सा है, वृक्क होता है जो रक्त को छानकर मूत्र के रूप में इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। नेक्स्ट है पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग क्या है, तो इसका आंसर होगा ब्राउन भूरा। मानचित्र कला यानी कि कार्टोग्राफी और भूगोल के वैश्विक मानकों के अनुसार भौतिक मानचित्रों पर अलग अलग भौगोलिक आकृतियों को दर्शाने के लिए निश्चित रंगों का प्रयोग करते हैं। इसमें पहाड़ों और पहाड़ियों को दिखाने के लिए सार्वभौमिक रूप से भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि जल निकाय जैसे कि नदी, समुद्र, झील के लिए नीला रंग का प्रयोग होता है। मैदानी इलाकों या घास के मैदान के लिए हरा रंग का प्रयोग होता है। पठार के लिए पीला रंग का प्रयोग होता है और बर्फ़ से ढकी चोटियों के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ये है तापमान या फिर ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर एक अत्यंत संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ऊष्मीय या अवरक्त विकिरण और उसके कारण उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म तापमान परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 1878 में अमेरिकी खगोलशास्त्री सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली ने किया था। नेक्स्ट है एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रैखिक संवेग। जेट इंजन और रॉकेट दोनों ही रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अनुसार जब जेट इंजन के पीछे के नोजल से गर्म गैस अत्यधिक तीव्र वेग से पीछे की ओर निकलती है तो वे इंजन को समान संवेग के साथ आगे की ओर धकेलती है। यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी वजन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक वजन से अधिक होता है। जब कोई लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति करती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति पर नीचे की ओर एक आभासी बल कार्य करता है। इसके कारण व्यक्ति का आभासी भार जो है W वो बढ़ जाता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे बढ़ता है। ये मान लेते हैं लिफ्ट है, इसके अंदर कोई व्यक्ति है, तो ऐसा करते हैं लिफ्ट को बस नीचे से ऐसा बना देते हैं। प्लेटफॉर्म है लिफ्ट का, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसका जो मास है वो कितना होगा, इस व्यक्ति का मास होगा mg, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक a' एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगा देंगे त्वरण, तो हम और नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो n बराबर क्या होगा mg प्लस ma, तो n बराबर हो गया mg प्लस a। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। और लिफ्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो वजन में कोई बदलाव नहीं होगा। और लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाएगी तो हमें भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस का अनुभव होगा। नेक्स्ट है तरल धातु है
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। तो पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये होता है 80। उच्च ऊष्मीय प्रसार और चमकीला होने के कारण इसका मुख्य उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। एक प्रश्न ये हो सकता है कि तरल अधातु कौन है? तो तरल अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? तरल अधातु है। एक प्रश्न ये पूछ देता है कि हथेली पर पिघलने वाली धातुएं कौन सी हैं? तो वो हैं गैलियम और सीजियम। ऐसी धातुएं हैं जो हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती हैं क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पीला। प्राथमिक रंग वे रंग हैं जिन्हें किसी अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रकाश के लिए 3 प्राथमिक रंग होते हैं RGB। ठीक है, ये फुल फॉर्म ये इसका याद रखना है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हें RGB हमेशा शॉर्टकट में कहते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो उसका रक्तचाप भी बढ़ेगा। देखिए भौतिकी के द्रव गतिकी यानी पोइसेलिस लॉ और शरीर विज्ञान के अनुसार रक्त का प्रवाह वाहिकाओं के व्यास पर निर्भर करता है। जब वाहिकाओं की त्रिज्या कम होती है तो रक्त को बहने के लिए कम जगह मिलती है, जिससे वाहिकाओं की दीवारों पर रगड़ और प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए प्रतिरोध के कारण हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सेम ही प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट है निर्णय लेने का दायरा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रबंधन। प्रबंधन के क्षेत्र में प्रसिद्ध विचारक पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णय लेने के माध्यम से ही करता है। तो निर्णय लेना प्रबंधन का सबसे मुख्य और केंद्रीय कार्य है। योजना बनाने से लेकर नियंत्रण करने तक प्रबंधन के हर स्तर पर निर्णय लेने के दायरे का व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अनुसार किसी बच्चे का विकास और उसकी शैक्षणिक सफलता केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसे मिलने वाले पर्यावरण और वातावरण, व्यक्तिगत रुचि, प्रेरणा और अभ्यास पर भी निर्भर करती है। फ्रांसिस गाल्टन और अन्य मनोवैज्ञानिकों के प्रत्यागमन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार कभी कभी बहुत बुद्धिमान माता पिता के बच्चे समान या कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले आंध्र प्रदेश की गोदावरी और कृष्णा नदी को आपस में जोड़ा गया था। सितंबर 2015 में पट्टा सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से गोदावरी नदी के अतिरिक्त पानी को कृष्णा नदी में डाइवर्ट किया गया था, जिससे आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिला। अगर यही प्रश्न उत्तर भारत से संबंधित हो तो उत्तर भारत की पहली बड़ी परियोजना है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा में है, तो में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के भीतर अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान या नौकरी पाना नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और खुद की क्षमताओं, शक्तियों व कमजोरियों को समझना है। शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति को खुद का आकलन करने और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेनस। सौरमंडल का 7वां ग्रह यूरेनस यानी कि अरुण अपने वायुमंडल में अत्यधिक मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण नीला हरा दिखाई देता है। इसके चारों ओर धुंधले छल्ले का एक जटिल तंत्र है जिनमें मीथेन की बर्फ और चट्टानी कण शामिल है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें। ज्वालामुखी फटने के समय पिघला हुआ मैग्मा या लावा जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। ग्रेनाइट और गैब्रो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें हैं जो जमीन के अंदर धीरे धीरे ठंडा होती हैं। बेसाल्ट एक बहिर्भेदी चट्टान है जो धरातल पर लावा के तेजी से ठंडा होने से बनती है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर है। यह इतना विशाल है कि इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, जो कि पूरी पृथ्वी के समस्त स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? तो देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित था। कुछ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अब अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा का जिम्मा राज्य को सौंपा गया है, जबकि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि वहाँ विकल्प में 21A नहीं है, तो शिक्षा के हम सार्वभौमिकरण के लिए अनुच्छेद 45 को यहाँ पे हम टिक करेंगे। ये ध्यान रखना है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष कर दिया गया है, पहले 12 था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग। भूगर्भवेत्ताओं और इतिहासकारों के अनुसार विंध्याचल पर्वतमाला का दक्षिणी भाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह भूभाग तब से स्थिर है जब हिमालय और गंगा के मैदानों का अस्तित्व भी नहीं था, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन और कठोरतम हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। दक्षिण भारत के शक्तिशाली पल्लव राजवंश, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी, ये सनातन धर्म के अनुयायी और कला साहित्य के महान संरक्षक थे। उनका अधिकांश प्रारंभिक आधिकारिक शिलालेख और शाही आदेश संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। हालांकि बाद के काल में संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा था, परंतु आधिकारिक राजभाषा का गौरव संस्कृत को ही प्राप्त था। नेक्स्ट है, समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबार्स या समभारिक कहा जाता है। भौतिक भूगोल और मौसम विज्ञान में मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलने वाली काल्पनिक रेखाओं का आइसोबार या समदाब रेखा कहा जाता है। सॉरी, समदाब, न कि समभारिक, समदाब रेखा कहा जाता है। आइसोथर्म किसको बोलते हैं? समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा यानी आइसोथर्म कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोग्राफ है। हाइग्रोग्राफ मतलब वो ह्यूमिडिटी बताता है, आर्द्रता बताने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो ये कब कराया गया था? तो ये चंदेलों के द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। यह मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर सबसे विशाल और प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण चंदेल राजा धंगदेव ने कराया था। नेक्स्ट है, अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यानी कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। पौधे के समुचित विकास के लिए कुल 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से जो तत्व बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए उन्हें हम माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। तो रासायनिक खादों के माध्यम से मुख्य रूप से प्राथमिक माइक्रो पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें शॉर्टकट में NPK कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। N का मतलब नाइट्रोजन, ये वानस्पतिक वृद्धि के लिए है। P का मतलब फास्फोरस, जो कि जड़ के विकास के लिए है। और K मतलब पोटेशियम, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। कभी कभी क्या है कि ये प्रश्न पूछ देता है कि भारत मिट्टियों के लिए NPK का आदर्श अनुपात क्या माना जाता है? तो ये होता है 4:2:1, यानी कि 1 इकाई पोटेशियम की, 2 इकाई फास्फोरस की और 4 इकाई नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है हमारा, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को किया गया था। ये ध्यान रखना है, ये 19 का है, तो अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है याद रखने का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, जैसलमेर किला। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर किले को स्वर्ण किला या सोनार किला कहा जाता है। इसका निर्माण पीले बलुआ पत्थरों से किया गया है। दोपहर के समय जब सूर्य की किरण इस पर पड़ती है तो ये सोने की तरह दमकता हुआ दिखाई देता है। इसे राजा रावल जैसे जैसल द्वारा 1156 में बनवाया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002। जैव विविधता को बनाए रखने और इसके घटकों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संसद द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 को 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भी एक है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए 2003 में चेन्नई में एनबीए की स्थापना की गई थी। इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना है कि हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, जब पेट्रोल में TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये ऑप्शन बी, यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। टेट्रा इथाइल लेड जो है वो एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो ये इंजन में ईंधन के समय से पहले जलने, नॉकिंग या अपस्फोटन को रोकता है, जिससे इंजन सुचारू रूप से चलता है और इसकी दक्षता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको ऑक्टेन रेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, CCl4 होगा ये, ऑप्शन डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को, जो कि व्यावहारिक रूप से पायरेन भी इसे हम बोलते हैं, यह हवा से भारी और अज्वलनशील वाष्प बनाता है जो आग को ऑक्सीजन से काटकर बुझा देती है। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं, तो कौन से पदार्थ छोड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है, कैसा रंग बदलता है? तो ये ऑप्शन होगा सी, निर्जल कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जैसे ही इसमें हम पानी मिलाते हैं, H2 मिलाते हैं, तो ये जल योजित होकर क्रिस्टलीय रूप में बदल जाता है और नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, जिसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला होता है। इसे जल योजित कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5, जिसमें हम विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण के बारे में देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें वास्तविक कक्षा की जटिलताओं को कम किया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक छोटे समूह को कम समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पढ़ाते हैं। इसकी तुरंत रिकॉर्डिंग या परीक्षक द्वारा फीडबैक दिया जाता है, जिससे कौशल में सुधार होता है। इसके जनक कौन थे? तो इस सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो किया था वो थे ड्वाइट एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत में इसे D.D. तिवारी ने 1967 में पेश किया था। नेक्स्ट है, शिक्षण की सहायक प्रणाली है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोगशाला और पुस्तकालय। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, व्यवहारिक और समृद्ध बनाने के लिए प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों ही अनिवार्य सहायक प्रणालियाँ हैं। प्रयोगशाला से व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और पुस्तकालय से सैद्धांतिक स्वाध्याय का विकास होता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, B.S. ब्लूम। मास्टरी लर्निंग मॉडल का प्रतिपादन बेंजामिन ब्लूम यानी B.S. ब्लूम द्वारा 1968 में किया गया था। इस मॉडल के अनुसार यदि छात्रों को पर्याप्त समय और उपयुक्त शिक्षण सामग्री दी जाए तो प्रत्येक छात्र किसी भी विषय में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NCTE। भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में मानकों, मानदंडों और गुणवत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि
NCTE, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। BEd DLEd आदि पाठ्यक्रम के नियम यही संस्था तय करती है, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 1995 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, डैश के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व विकास नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कार। नेक्स्ट है, समाचार पत्र एक डैश अभिकरण है, तो ये किस तरीके का अभिकरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक। शिक्षा के अभिकरणों को 3 भागों में बांटा जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी और सिनेमा शिक्षा के अनौपचारिक या कुछ संदर्भों में निरौपचारिक माध्यम माने जाते हैं, क्योंकि इसे सीखने का कोई निश्चित समय, पाठ्यक्रम या स्थान तय नहीं होता और न ही कोई डिग्री मिलती है। औपचारिक किसे बोलते हैं, तो विद्यालय, कॉलेज और निश्चित पाठ्यक्रम वाले संस्थानों को औपचारिक शिक्षा अभिकरण है। निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल दूरस्थ शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पर लचीलापन होता है उसे नॉन फॉर्मल बोलते हैं। और समाचार पत्र की भूमिका क्या है, तो ये जनसंचार का एक निष्क्रिय माध्यम है, क्योंकि इसमें छात्र तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है, डैश विद्यालयों को समाज का लघु रूप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन प्रयोजनवादी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जॉन डीवी की जो विचारधारा थी, इन्हें लर्निंग बाय डूइंग और प्रगतिशील शिक्षा की वकालत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉस ने, जेम्स एस रॉस। प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री जेम्स रॉस का यह अत्यंत प्रसिद्ध कथन है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन जीवन के सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है, जबकि शिक्षा उसके व्यवहारिक पक्ष को लागू करती है। नेक्स्ट है, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य निकायों पर और केंद्र निकायों पर। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रशासनिक और प्रबंधीय संरचना का नियंत्रण राज्य स्तर के निकाय जैसे कि राज्य शिक्षा बोर्ड SCERT और केंद्रीय, इसमें क्या क्या आता है, राज्य शिक्षा बोर्ड आता है, शिक्षा बोर्ड, और एक है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये है दूसरा CBSE और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। दोनों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि शिक्षा भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है, शिक्षण की तकनीक है, किस तरीके की तकनीक है ये, तो इसका आंसर होगा चित्रण, प्रदर्शन और स्पष्टीकरण, तो तीनों ही शिक्षण की तकनीक है। कक्षा में पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। चित्रण दृश्य रूप समझाने के लिए, प्रदर्शन प्रयोगात्मक रूप से दिखाने के लिए, और स्पष्टीकरण जो है ये जटिल संप्रत्ययों को सरल भाषा में विस्तृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए ये सभी शिक्षण की महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोजन, योजना, नियंत्रण। शिक्षण अधिगम का प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर संसाधनों का आयोजन या संगठन किया जाता है, उसके बाद मार्गदर्शन और अंत में यह जांचने के लिए कि उद्देश्य पूरे हुए या नहीं नियंत्रण भी किया जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग और मानव शक्ति विकास। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य व्यापक होता है, ये समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और छात्रों के कौशल को निखार कर देश के लिए कुशल मानव शक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अपने छात्रों को समझाना, अपने विषय में निपुणता और शिक्षण कौशल हासिल करना। नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियाँ, आंसर होगा इसका बी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। नेक्स्ट है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। केवल जानकारी देना या पुस्तक पढ़ाना शिक्षा केंद्रित विधियाँ हैं। सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो लोकतांत्रिक हो, जहाँ शिक्षक कक्षा में चर्चा प्रारंभ करने की पहल करे और छात्रों के साथ उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। इससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। नेक्स्ट है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
अपारदर्शी। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी उसको बोलते हैं जिनमें से प्रकाश पूरी तरीके से गुजर जाता है, जैसे कि साफ कांच। पारभासी जिनमें से प्रकाश का कुछ अंश ही गुजर पाता है, जैसे कि घिसा हुआ कांच या तेल लगा कागज। फिर उत्तल तो लेंस है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एकीकृत, समावेशी और विषयगत। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम एकीकृत होना चाहिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ मिलाकर। समावेशी होना चाहिए, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने वाला, और विषयगत या थीम आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कक्षा का वातावरण संप्रेषण का छात्र केंद्रित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि बातचीत में छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो, उनकी रुचि, जिज्ञासा और स्तर का ध्यान रखा जाए, न कि केवल शिक्षक बोलता रहे। नेक्स्ट है एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। एडॉप्शन ऑफ ए वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर या पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक का आत्मविश्वास, खड़े होने का तरीका और हाव भाव छात्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। आक्रामक होना या केवल प्राधिकार दिखाना नकारात्मक माहौल बनाता है, जबकि एक सकारात्मक और गरिमापूर्ण बॉडी लैंग्वेज प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असंसाधित मलजल। सरकारी आंकड़े जैसे कि CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत की प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, यमुना में होने वाले कुल जल प्रदूषण का लगभग 70 से 80% हिस्सा शहरों से निकलने वाले असंसाधित मलजल यानी घरेलू सीवेज के कारण होता है, जिसे बिना ट्रीट किए सीधा नदियों में बहा दिया जाता है। औद्योगिक जो कचरा है ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 स्थापित और पूर्व निर्धारित स्तर होते हैं। पहला है स्मरण स्तर, मेमोरी लेवल, रटने पर आधारित होता है। बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, अर्थ समझने पर आधारित होता है। और परावर्तित या चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, ये समस्या समाधान पर आधारित होता है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। इनमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है, जबकि केरल और कर्नाटक पश्चिमी तट पर हैं और अरब सागर से सीमा बनाते हैं। तेलंगाना एक लैंडलॉक राज्य है, उसकी कोई समुद्र सीमा नहीं है। नेक्स्ट है सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति को करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वप्रयास यानी सेल्फ एफर्ट। यद्यपि शिक्षक और अभिभावक सीखने में सहायता करते हैं, परंतु अधिगम की मूल प्रकृति जो है वो आंतरिक होती है। जब तक शिक्षार्थी खुद स्वप्रयास और अभ्यास नहीं करेगा तब तक उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। नेक्स्ट है यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एजुकेशनल। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये है इसका फुल फॉर्म, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।